हेलो एवरीवन, इस पार्ट से मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाला हूँ। आपके 11th की अगर मैं बात करूँ तो मैथमेटिकल टूल्स में एक तो आपका कैलकुलस पार्ट आ जाता है और वेक्टर पार्ट आ जाता है। कैलकुलस वाले पार्ट में आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आ जाता है। मैं सिंपली आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ ताकि आप रिलेट कर सको, ताकि आपको ये कुछ नया ना लगे, मुश्किल ना लगे। देख लो, अगर आपके पास एक इमेज है, उस इमेज को अगर आप फॉर एग्जांपल जूम करते हो, जूम करते करते आप देखोगे कि आपको फिर कंप्लीट इमेज नहीं दिखेगी अपनी स्क्रीन पे, आप पिक्सल लेवल तक चले जाओगे। तो अगेन ये नया कुछ नहीं है, आप लोगों को पता है ये। तो जब आप पिक्सल लेवल तक जाते हो, वो पिक्सल लेवल आपका बहुत ही छोटा सा फ्रेगमेंट होता है, आपकी पूरी इमेज का बहुत ही छोटा सा फ्रेगमेंट होता है। उस छोटे से फ्रेगमेंट को आप डिफरेंशियल फ्रेगमेंट भी बोल सकते हो। तो पूरी इमेज का डिफरेंशियल फ्रेगमेंट होता है आपका पिक्सल, और आप जब पिक्सल लेवल तक जाते हो, इसका मतलब है आप डिफरेंशियल एलिमेंट तक जाते हो। ऐसा ही कुछ आपका डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है। डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट में आप एक डिफरेंशियल पार्ट से स्टार्ट करते हो, उस डिफरेंशियल पार्ट को एनालाइज करते हो, और आगे जाके फिर जब आपको डिफरेंशियल पार्ट पूरा आप उसको एनालाइज कर देते हो, आप फिर उसी डिफरेंशियल पार्ट को इंटीग्रेट कर देते हो। तो इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है? इंटीग्रेट करने का मतलब यह है कि आपकी पिक्चर में सिर्फ एक ही पिक्सल तो नहीं ना है। जब आप सारी पिक्सल्स को एड अप करते हो अपनी पिक्चर में, तभी तो आप कंप्लीट पिक्चर को देख पाते हो। तो अगर आपने अपनी इमेज को जूम पूरा कर दिया है, जूम, तो अभी आप डिफरेंशियल लेवल पे पहुंचे हो, पिक्सल लेवल पे पहुंचे हो। इसी इमेज को आप जूम आउट कर दो। जब आप इसी इमेज को जूम आउट कर दोगे तो आपको पूरी पिक्चर दिखेगी ना। ये पिक्चर छोटे छोटे पिक्सल्स का बना है ना, तो आप बोल सकते हो कि जूम आउट फंक्शन एक इंटीग्रेशन फंक्शन की तरह काम करता है। तो होपफुली आपको डाउट नहीं होगा, थोड़ा आइडिया आया होगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक्चुअली होता क्या है। तो अगेन मैं कहूंगा, जब हम डिफरेंशियल पार्ट से स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशियल पार्ट को एनालाइज करते हैं, डिफरेंशियल पार्ट को एनालाइज करने के बाद जब हमारा पूरा एनालिसिस खत्म हो जाता है ना, फिर हम उसी डिफरेंशियल पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं। क्योंकि जो हाल डिफरेंशियल पार्ट के साथ होता है, फिर वही आपकी कंप्लीट पिक्चर के साथ हो जाता है। तो हम वहां पे सिंपली इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट जब आप करते हो, उसका मतलब आप डिफरेंशियल पार्ट्स को एडप्ट करते जाते हो। यही आपका डिफरेंशिएशन और यही आपका इंटीग्रेशन है। कैलकुलस इंपॉर्टेंट क्यों है? कैलकुलस इंपॉर्टेंट क्यों है? अगेन, जो न्यूटन है, न्यूटन ने ही आपका कैलकुलस पार्ट जो है वो स्टेट किया हुआ है। उस पर जितना भी काम हुआ है वो न्यूटन ने किया है। अब सब न्यूटन को जानते हैं एज फिजिसिस्ट, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, बट ही वाज आल्सो अ ग्रेट मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन ग्रेट तो सीधे आपको पता चलेगा कैलकुलस के थ्रू ही, क्योंकि उसने कैलकुलस को डेवलप किया। उन्होंने कैलकुलस को डेवलप किया ताकि वो अपने लॉज को और ज्यादा रिफाइंड फॉर्म में स्टेट कर पाए। तो कैलकुलस वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और उसी में से हम पहला पार्ट डिफरेंशिएशन लेने वाले हैं। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। मैं सिंपली एक सिचुएशन लेता हूं, क्योंकि 10th क्लास के बाद ही आप 11th में आते हो, तो 10th क्लास में आपने स्पीड के बारे में तो पढ़ा होता है ना। तो मैं वही वाला एक सिचुएशन लूंगा और मैं आपको कोशिश करवाऊंगा कि आप रियलाइज कर सको कि डिफरेंशिएशन का नीड है कहां पे। अगेन, अभी तो यहां पर मैं आपको सिंपली दिखाऊंगा डिफरेंशिएशन का नीड वगैरह कैसा है, आप तो 10 मिनट में समझ जाओगे। मगर ये जो यहां पर डिफरेंशिएशन और लिमिट का कॉन्सेप्ट है, इसको 100 से 150 साल लगे डेवलप होने में। तो ये सिंपली 1-2 दिन का काम नहीं था, इसको बहुत अच्छा खासा टाइम लगा, तब जाके आपके सामने डिफरेंशिएशन, लिमिट्स और इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस किए गए। और अब जब आप ये सीखते हो, आप कुछ ही टाइम में ये सीख पाते हो, क्योंकि ये वेल रिफॉर्म्ड फॉर्म है, रिफाइंड फॉर्म में आपके सामने प्रोड्यूस्ड है। तो चलो मैं एक सिचुएशन लेता हूं। लेट अस एज्यूम कि आपके पास एक बॉल है। लेट अस एज्यूम कि आपके पास यहां पर एक बॉल है, और ये बॉल जो है अभी इनिशियली मैं यहां पर ले रहा हूं। तो मैं क्लॉक को भी साथ में रखता हूं, कंसीडर करता हूं क्लॉक को भी। तो क्लॉक पर अभी मैं देख रहा हूं, चलो टाइम t = 0 है। टाइम t = 0 रख दिया, और जो अभी आपके पास, लेट अस एज्यूम ये जो आपके पास बॉल है, ये x = 1 मीटर पर है। अच्छा, मैं बोल रहा हूं x = 1 मीटर, तो ये 1 मीटर डिस्टेंस होगा ना विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट। तो चलो ठीक है, मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करता हूं। मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पे ड्रॉ करता हूं। मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पे ड्रॉ करता हूं। ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ड्रॉ किया, और ठीक है। और अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन की बात करें, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है, तो मैं इसको ओरिजिन ले रहा हूं। ओरिजिन का मतलब यहां पर x = 0 होगा।
और यहां पर आप देख सकते हो कि जो मैंने ये x इक्वल टू 1 मीटर लिखा, ये इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में है, ये इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में है, तो कंफ्यूज आप यहां पर नहीं होने चाहिए। तो चलो मैं इसको रब करता हूं, आगे इसको बाद में बनाते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको रब करता हूं, आप देखते जाओ। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। मैं यहां पर आपको बोल रहा था कि मैंने एक बॉल यहां पे लिया टाइम 0 पे, क्योंकि जब मैंने क्लॉक को स्टार्ट किया ऑब्वियसली तब t इक्वल टू 0 होगा ना उस पर, जरूरी नहीं है, मे बी उस पर t इक्वल टू 1 लिखा हो। जब मैं क्लॉक को स्टार्ट करता हूं मे बी उस पर 1 सेकंड पहले ही बीत गया हो क्लॉक पे, तो वो आपकी मर्जी है। बट फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूं चलो यहां पर जब मैंने क्लॉक को स्टार्ट किया, जब मैंने स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया, तो स्टॉप वॉच को जब मैंने स्टार्ट किया तो तब आपका t इक्वल टू कितना है, 0 है। मगर आपका जो बॉल है विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपका जो बॉल है वो x इक्वल टू 1 मीटर पर है। तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, ये 1 मीटर होगा। मगर ये आपके पास अभी इनिशियल सिनेरियो है, तो ये आपके पास इनिशियल कंडीशन है, ये आपका इनिशियल कंडीशन है, ये आपका इनिशियल कंडीशन है। तो होपफुली अभी तक डाउट नहीं होगा। अब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि बॉल जो है ना अब ये मूव करना स्टार्ट कर रहा है। टाइम t इक्वल टू 0 से एनालाइज कर रहा हूं, x इक्वल टू 1 मीटर है आपके पास। अब ये बॉल जो है इस पोजीशन से मूव कर रहा है, तो ये स्टार्ट कर रहा है अब मूव करना और ये आगे की तरफ जा रहा है। लेट अस एज्यूम कि ये बॉल जो है फाइनली यहां पर पहुंच रही है, ये इसका फाइनल पोजीशन में ले रहा हूं बॉल का। फाइनली आपकी बॉल इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंच गई। चलो यहां पर टाइम आपके पास 4 सेकेंड है, यहां पर जब मैंने क्लॉक पर टाइम देखा 4 सेकेंड है। और जब मैंने यहां पे x को मेजर किया यहां से लेकर यहां तक, चलो आपका x यहां पर 7 मीटर है। चलो मैंने x कितना लिया, 7 मीटर लिया। तो आप देख सकते हो कि आपकी बॉल पहले यहां पर अगर बात करेंगे, आपकी बॉल 1 मीटर पे थी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब मैं बोल रहा हूं बॉल यहां पर 7 मीटर पर है। ये 7 मीटर पोजीशन जो ले रहा हूं, ये 7 मीटर डिस्टेंस जो ले रहा हूं, ये भी आपका विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आपको लेना पड़ेगा। तो ये रेफरेंस बन रहा है आपका, मैं इसको बोल सकता हूं ये आपका रेफरेंस बन रहा है। यहां पे ये आपका रेफरेंस बन रहा है, ये आपका रेफरेंस यहां पे बन रहा है। तो आप देख सकते हो इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में आपका बॉल पहले यहां पर था 1 मीटर पे, इसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में आपका बॉल यहां पर है 7 मीटर पर। तो ये जो आपका 1 मीटर है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, 7 मीटर है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, और यहां पर आपका जो ये बॉल पहुंच गया, मैं इसको फाइनल कंडीशन बोलता हूं। ये आपका फाइनल कंडीशन है, ये आपका फाइनल कंडीशन है। अब देख लो बॉल ने मूव किया, बॉल ने मूव किया यहां पर x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 7 तक। बॉल जब x इक्वल टू 1 पर थी तब टाइम 0 था, जब बॉल आपका x इक्वल टू 7 पे पहुंच गया टाइम आपके पास 4 था। आपके पास 2 टाइम है, आपके पास 2 पोजीशंस है। जब भी आपके पास 2 टाइम और 2 पोजीशंस होते हैं वहां पर आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। मैं रिपीट करता हूं, जब भी आपके पास 2 टाइम होते हैं और जब भी आपके पास 2 पोजीशंस होती है, आप उन वैल्यूज को यूज करके अपना स्पीड, एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। कहने का मतलब क्या है, आप देख लो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर। मैं लिख रहा हूं यहां पे v एवरेज, दिस इज एवरेज स्पीड। स्पीड को s से नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, v से रिप्रेजेंट करता हूं। फिजिक्स में आप v से ही स्पीड को रिप्रेजेंट करते हो। तो आपका एवरेज स्पीड जो होता है इट इज डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस आपका होगा x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम आपका होगा t फाइनल माइनस t इनिशियल। ये आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। बहुतों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने 9th 10th क्लास में ये नहीं पढ़ा, वो आज याद रख लो कि एवरेज स्पीड का मतलब होता है फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एवरेज स्पीड की बात करते हो ना, एवरेज स्पीड निकालने के लिए या स्पीड निकालने के लिए आपको 2 पोजीशंस चाहिए, आपको 2 टाइम चाहिए। 2 पोजीशंस और 2 टाइम आपको चाहिए। तो यहां पर है क्या आपके पास 2 पोजीशंस और 2 टाइम। जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। जरा फाइनल देख लो, फाइनल पोजीशन 7 है तो मैंने 7 लिखा। जो भी पोजीशंस आप ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस ले रहे हो, इसका टेक केयर करोगे। सो आप देख सकते हो कि फाइनल पोजीशन 7 है, इनिशियल पोजीशन अगर बात करें तो 1 है, तो 7 - 1 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम की अगर मैं बात करूं तो 4 है आपके पास। इनिशियल टाइम की बात करूं तो 0 है आपके पास। 7 - 1 आपका 6 होगा। 6/4 को आप लिख सकते हो ना 3/2।
तो आपके पास यहां पर जो स्पीड है वो आपका पास 1.5 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस मैंने लिया वो मीटर में लिया, टाइम सेकेंड में लिया, ऊपर मीटर आएगा नीचे सेकेंड आएगा, तो स्पीड का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 1.5 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया। और मैं बोल रहा हूं कि आपकी बॉडी का स्पीड है, बॉडी का स्पीड है इस जर्नी के लिए, इस जर्नी के लिए, और ये आपका एवरेज स्पीड है। बट अगर अब मैं यहां पे बात करूं, स्टार्ट में बॉडी रेस्ट में थी ना, लेट अस एज्यूम कि स्टार्ट में बॉडी कहां थी? रेस्ट में थी। अगर बॉडी स्टार्ट में रेस्ट पर थी तो स्टार्ट में बॉडी रेस्ट पर है तो उसका स्पीड 1.5 मत हो सकता है। मगर हमने तो उस बॉडी का स्पीड 1.5 निकाल दिया, मगर बॉडी तो स्टार्ट में कहां है? रेस्ट पर है। अगर बॉडी स्टार्ट में रेस्ट पर है तो इसके पास तो 1.5 स्पीड है नहीं। जब आपकी बॉडी यहां पर पहुंच जाएगी, जब आपकी बॉडी यहां पे पहुंच जाएगी तब क्या इसके पास 1.5 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगी? आप बोल नहीं सकते हो, क्योंकि जो आपने यहां पे स्पीड निकाला ना, ये आपने जर्नी के लिए स्पीड निकाला। मगर इस पॉइंट पे बॉडी का स्पीड क्या है, इस पॉइंट पे बॉडी का स्पीड क्या है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉडी का स्पीड क्या है, आप पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉडी का स्पीड नहीं बोल सकते हो। यही तो प्रॉब्लम है। एवरेज स्पीड जर्नी के लिए निकालना कोई इशू था नहीं, वो तो आप निकाल सकते हो। आपको बस देखना है कि जर्नी कहां से शुरू की, कहां खत्म हुई, आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में वो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, उन दो का रेशियो जब आप लोगे यहां पर, वही तो एवरेज स्पीड है। आप बोल सकते हो कि चलो ठीक है, ऑन एन एवरेज आप 1.5 मीटर पर सेकेंड से चले फ्रॉम योर इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। बट अगला क्वेश्चन ये उठता है ना कि अगर इस पॉइंट की बात करूं, यहां तो बॉडी रेस्ट में थी, इसके पास 1.5 मीटर पर सेकेंड नहीं था। जब यही बॉडी यहां पे पहुंच रही है, इस बॉडी के पास स्पीड कितना होगा? 1.5 होगा, आपको नहीं पता। जब यही बॉडी यहां पे पहुंचेगी, आपको क्या पता, मे बी ये बॉडी वापस रेस्ट में आई हो, मे बी ये बॉडी वापस रेस्ट में आई हो, तो यहां पर भी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्पीड नहीं है। सो क्वेश्चन अब आ जाता है इंस्टेंट पर, कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आप कैसे एक बॉडी का स्पीड निकालोगे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आप बॉडी का स्पीड कैसे निकालोगे। ये प्रॉब्लम आपके पास आ जाती है, क्योंकि जब भी आप स्पीड की बात करते हो ना, स्पीड का फॉर्मूला आपको दो पोजीशंस मांगता है और दो टाइम मांगता है। दो पोजीशंस आपको मांगता है और दो टाइम आपको मांगता है। अगर आप इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड निकालना चाहते हो, लेट द वैल्यू ऑफ टी बी, टी इज इक्वल टू, ये आपका 0 है, ये आपका 4 है, चलो यहां पे टी इक्वल टू 3 सेकेंड लेता हूं, टी इक्वल टू 3 सेकेंड लेता हूं। अब मैं आपको बोल रहा हूं जब टी 3 सेकेंड के बराबर होगा, जब आपका टाइम 3 सेकेंड के बराबर होगा, आप बताओ जी कि आपकी बॉडी के पास कितना स्पीड है। तो अगेन आप सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। अब मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चाहता हूं कि आप स्पीड को निकालो। ये तो एक जर्नी के लिए स्पीड निकाला, उसके लिए दो टाइम और दो पोजीशंस थे, फॉर्मूला यूज कर दिया, आपका हो गया। बट अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जरा स्पीड निकाल के दो बॉडी का, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। मगर स्पीड के लिए दो पोजीशंस और दो टाइम चाहिए ना, आपके पास तो एक ही टाइम है, आपके पास एक ही टाइम है। आपको नहीं पता बॉडी ने शुरू कहां से किया, आपको नहीं पता बॉडी कहां पे अब खत्म करेगी अपना जर्नी। बस मैं अब एक पोजीशन पे यहां पर आपको बोल रहा हूं कि टाइम टी इक्वल टू 3 सेकेंड के लिए बताओ जी इस बॉडी का स्पीड क्या है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बताओ जी आपके बॉडी का स्पीड क्या है। मैंने बहुत बार वर्ड इंस्टेंट यूज किया, तो डिफरेंशिएशन जो है ना, यही आपको इंस्टेंट वैल्यूज कैलकुलेट करने में मदद करता है। इंस्टेंट वैल्यूज, इंस्टेंट वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहते हो ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहे हो ना, डिफरेंशिएशन यूज करना है। अब कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होगा आप देखते जाओ, मैं यहां पर लिमिट्स के थ्रू इसको समझाऊंगा, आप देखते जाओ। जरूरत किसकी है, जरा वापस आ जाओ, जरूरत किसकी है? दो पोजीशंस की, दो टाइम की। आपके पास तो एक टाइम है और इसके रिलेटेड चलो x इक्वल टू 3 में लेता हूं, या x इक्वल टू 4 मीटर लेता हूं। आपके पास तो एक टाइम और एक पोजीशन है, मगर रिक्वायरमेंट कितने का है? रिक्वायरमेंट है आपके पास दो पोजीशंस और दो टाइम का। आपके पास कितना है? एक टाइम और एक पोजीशन। तो दूसरा जो पोजीशन आप लोगे, दूसरा जो टाइम आप लोगे, वो आप इन दो के नेबरहुड में लोगे। अब जिन्होंने मेरे लिमिट्स पढ़ा होगा ना, जो मेरे सारे लिमिट्स को फॉलो किया होगा अभी तक, उनको आइडिया बराबर आ रहा होगा कि मेरा ये कहने का मतलब क्या है कि आप दूसरा टाइम और दूसरा पोजीशन इनके नेबरहुड में लोगे। उनको पूरा आइडिया आया होगा कि नेबरहुड का मतलब क्या है। तो आप देख सकते हो कि अगर मुझे इस इंस्टेंट पे स्पीड निकालना है इस बॉडी का, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं एग्जैक्टली इस टाइम के नेबरहुड में जाऊंगा। टाइम का नेबरहुड का मतलब, एक टाइम अगर मैं ले रहा हूं ना t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, मैं दूसरा टाइम लूंगा t इज इक्वल टू 3.0001 सेकेंड।
तो देख लो, ये तो मैंने खुद से डिफाइन किया, मगर ये जो आपका टाइम है, ये इस टाइम के बहुत क्लोज है। आप बोल सकते हो ये वाला टाइम जो है ये 3 सेकंड के नेबरहुड में आ रहा है। अब जरा खुद से समझो, ये 3 सेकंड है, ये 3.0001 सेकंड है। इतने छोटे अमाउंट ऑफ टाइम में बॉडी कुछ ज्यादा मत चलेगी, वो तो बहुत थोड़ा सा चलेगी ना। आप देख लो 3 से 3.0001 सेकंड आप जा रहे हो, तो आप यहां पर कितना टाइम दे रहे हो बॉडी को मूव करने के लिए? आप यहां पर कितना टाइम दे रहे हो बॉडी के मोशन को? 0.0001। आप यहां पर 0.0001 सेकंड टाइम दे रहे हो अपनी बॉडी को मूव करने के लिए। नेबरहुड की बात हो रही है, तो आप देख सकते हो इतने छोटे से टाइम के लिए, इतने छोटे से टाइम में आपकी बॉडी ज्यादा आगे नहीं जा पाएगी। तो अगर मैं यहां पर बॉडी की बात करूं, आप देख सकते हो कि आपकी बॉडी थोड़ा सा आगे जाएगी, और वो ये कुछ ऐसा होगा। ये आपकी बॉडी थोड़ा सा आगे गई, थोड़ा सा आगे। तो यहां पर आप देखोगे कि इस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग, लेट अस एज्यूम कि आपकी बॉडी का जो नया पोजीशन है इस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग इट इज x इज इक्वल टू 4.0004 मीटर। मैं अगेन ये वैल्यूज ले रहा हूं ना, खुद से ले रहा हूं, मगर सिर्फ समझाने के लिए कि आप कर क्या रहे हो। यहां पे आपको रिक्वायरमेंट क्या है, जरा वापस आ जाओ। आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको 2 पोजीशंस चाहिए, आपको 2 टाइम चाहिए। मगर अगर आप यहां पर देखोगे, आपके पास एक टाइम और एक पोजीशन था, तो आप क्या करते हो? आप सिंपली क्या करते हो? आप बॉडी को थोड़े और टाइम के लिए चलने देते हो, मगर ये टाइम जिसके लिए आप इसको चलने देते हो ना, वो बहुत नेग्लिजिबल है। इतना नेग्लिजिबल है कि आप आगे जाके इसको बोल सकते हो कि नहीं, हमने दिया ही नहीं बॉडी को आगे जाने का टाइम। तो आप यहां पे लिमिट्स को यूज कर रहे हो ना। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है कि आप नेबरहुड में एक ऐसा वैल्यू ले रहे हो कि इस पूरे छोटे से इंटरवल को मैं फिर आगे जाके अप्रोक्सीमेटली 0 लिख सकता हूं। अगर मैं इस छोटे से इंटरवल को आगे जाके अप्रोक्सीमेटली 0 लिख सकता हूं, मैं इसी इंटरवल को बोल सकता हूं कि एज इफ बॉडी आगे चली ही नहीं, मैंने बॉडी को कुछ टाइम ही नहीं दिया, वो आगे बिल्कुल भी नहीं चली। तो आप देख सकते हो कि यहां पर मैं तो दिखा रहा हूं, मुझे दिखाना है आपको कि बॉडी थोड़ा आगे चली, बट ये कितना आगे चली, बहुत नेग्लिजिबल, कि आप इसके आगे चलने को परसीव ही नहीं कर पाए। अगर आप बॉडी के आगे चलने को परसीव ही नहीं कर पाते हो, तो आप कहोगे ना कि बॉडी तो इसी पोजीशन पर है, ये तो मूव करी ही नहीं। तो आप देख सकते हो मैं यहां पर ट्रिक वाइज जा रहा हूं। डायरेक्ट अगर मैं बात करूं, बॉडी आगे चली, बिल्कुल सही, मगर आप लोग इसे परसीव नहीं कर पाओगे, आपकी आईज इस मोशन को परसीव नहीं कर पाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि मैंने लिमिट्स का कॉन्सेप्ट यूज किया। लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके अब मेरे पास 2 टाइम है यहां पे, और मेरे पास यहां पे 2 पोजीशंस है। और जब ऑब्जर्वर देखेगा ना इस सिचुएशन को, उसको लगेगा कि बॉडी ने मूव ही नहीं किया। उसको लगेगा कि हम बॉडी के एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर जगह पर उसका मोशन स्टडी कर रहे हैं, उसका वेलोसिटी स्टडी कर रहे हैं, मगर एक्चुअल में क्या हुआ होगा? एक्चुअल में ये थोड़ा सा आगे चला, मगर आप उसको परसीव नहीं कर पाए। अब देख लो, आपके पास 2 टाइम है, आपके पास यहां पर 2 पोजीशंस भी है। आप 2 पोजीशंस को यूज करके, 2 टाइम को यूज करके एक स्पीड निकाल सकते हो ना, मगर वो स्पीड जो है वो आप इस लोकेशन पे बॉल को एसोसिएट करोगे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप वो इस बॉल को एसोसिएट करोगे, और उस स्पीड को आप कह सकते हो वी इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस, वी इंस्टेंटेनियस। अब जरा वापस आ जाता हूं, वी एवरेज की बात करता हूं। देख लो, अब यहां पर अगेन यहां से सारा इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने वाला है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने 2 टाइम लिए और 2 पोजीशंस लिए, और ये नेबरहुड की बात हुई। तो लिमिट्स आप देख सकते हो कि हाँ, लिमिट्स को हमने कुछ यूज किया, और लिमिट्स को यूज करने के बाद आप देख सकते हो हाँ, हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पता चला बॉडी का स्पीड क्या है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पता चला लिमिटिंग कंडीशन के अंडर। अगर लिमिट्स आपने नहीं पढ़ा होता ना, मैं कैसे आपको समझाता नेबरहुड के बारे में, मैं कैसे आपको समझाता कि नहीं, आपका जो बॉल है वो तो आगे चला, मगर आपको परसीव नहीं होगा इसका आगे चलना। तो आप एज्यूम करोगे कि नहीं, बॉडी चला ही नहीं, वो तो उसी जगह पर है, हम जो स्पीड निकाल रहे हैं वो इसी जगह पर स्पीड निकाल रहे हैं। ये सारा तब मैं आपको समझा पा रहा हूं जब मैंने लिमिट्स पहले ही पढ़ाया हुआ है। तो अगेन, अगर आपने लिमिट्स के लेक्चर नहीं देखे हैं, स्टार्ट से एंड तक पहले लिमिट देखते जाओ। लिमिट्स का पूरा कॉन्सेप्ट आप स्टार्ट से एंड तक पहले देख लो, क्योंकि वही आज से यूज होने वाला है। तो फर्दर देख लो। अगर मैं यहां पे वी एवरेज की बात करूं, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप देखते जाओ। अगर मैं यहां पे वी एवरेज की बात करूं, आपको नहीं लग रहा कि ये आपका फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन है, ये चेंज इन पोजीशन है? मतलब आप फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हो, दैट इज अ चेंज। मैं आपको ऐसे बोल सकता हूं
मैं सिंपली ऐसे बोल सकता हूं, लेट अस एज्यूम कि आपका जो वेट है वो 100 kg है, 3-4 महीने लगा दिए, आप 100 से 80 kg पे पहुंच गए। तो अगर अब मैं बात करूं यहां पे चेंज कितना आप में आया, 20 kg का चेंज, 20 kg रिड्यूस हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपके पास कुछ नहीं है, फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब क्या होता है, चेंज। और चेंज को आप यहां पर डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हो। ये ट्रायंगल जो बना रहा हो ना, ये ट्रायंगल नहीं है, इसको आप डेल्टा बोलते हो, ये आपका डेल्टा है यहां पे, ये आपका डेल्टा है यहां पे। तो ये आपके पास चेंज है, मगर चेंज यहां पर किस में हो रहा है, पोजीशन में, तो मैं डेल्टा एक्स लिख दूंगा। ये तो चेंज है मगर चेंज पोजीशन में हो रहा है, मैंने डेल्टा एक्स लिखा। जरा डिनोमिनेटर में देख लो, डिनोमिनेटर में आपका फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, टाइम में चेंज आ रहा है। तो चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, डेल्टा से। अच्छा खासा चेंज है ये, अच्छा खासा चेंज है ये। और अगर आप यहां पे डिनोमिनेटर में चेंज को तो आपने डिफाइन कर दिया, मगर डिनोमिनेटर में टाइम में चेंज आ रहा है, तो आप यहां पे डेल्टा टी लिख दोगे, और ये आपका वी एवरेज है। बट आप देख लो यहां पे, आप देख लो यहां पे, मैंने टाइम पे लिमिट लगाया, मैंने टाइम पे लिमिट लगाया। तो टाइम पे जब मैंने लिमिट लगाया यहां पर, आप देख रहे हो कि आपके पोजीशन पे भी लिमिट लग गया। आपकी बॉडी जो है वो 4 से 4.004 तक ही चली गई। मैंने टाइम पे लिमिट लगाया, आपकी पोजीशन पे खुद ब खुद लिमिट आ गया। टाइम यहां पर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो आपका ये पोजीशन है, देख लो, अगर मैं यहां पर टाइम इंटरवल ज्यादा देता, आपका एक्स ज्यादा ट्रेवल हो जाता। अगर मैं इस टाइम इंटरवल को इससे ज्यादा छोटा करूं, आपके एक्स का वैल्यू और ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो आपका जो ये एक्स का वैल्यू है, ये डिपेंड करता है ना कि आप यहां टाइम इंटरवल कितना दोगे। तो यही मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके पास एग्जैक्टली ये आपका इंडिपेंडेंट फैक्टर है। आप ज्यादा टाइम दोगे, कम टाइम दोगे, उसी हिसाब से आपका एक्स का जो यहां पर चेंज है वो आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा। अच्छा, लिमिट किस पे लगाया, लिमिट हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे लगाया। याद रखो इसको, याद रखो इसको कि लिमिट किस पे लगता है, जरा लिखो अपनी जगह पे। लिमिट जो आपका है वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे अप्लाई होता है। इट ऑलवेज अप्लाइज ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लिखते जाओ, लिमिट ऑलवेज अप्लाइज ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे लिमिट लगा दिया, ऑटोमेटिकली जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पे उस पे लिमिट लग जाएगा, खुद से लग जाएगा। आपको बस यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे लिमिट लगाना होता है, उसका टेक केयर करना होता है। जो आपका फिर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उस पे खुद लिमिट लग जाता है। तो अगर फर्दर यहां पर देखेंगे, चलो मैं यहां पर देख रहा हूं, ये एक्स आपका तो यहां पर डिपेंडेंट है, मगर आपका जो टाइम है वो तो इंडिपेंडेंट है ना। तो आप लिमिट किस पे लगाओगे, टाइम पे लगाओगे। तो देख लो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहां पे वी एवरेज, मगर मैं इस पे लिमिट लगा रहा हूं और डेल्टा टी को टेंड कर रहा हूं टू 0। अब आप सोच रहे होंगे ये डेल्टा टी टेंड क्यों कर रहे हैं 0, क्यों डेल्टा टी को क्यों टेंड कर रहे हैं 0। आप देख लो, आपका यहां पर इसको समझने की कोशिश करना। आपका टाइम यहां पे 3 से 3.0001 सेकेंड है। मैं इसको बहुत मतलब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता यहां पे जाऊंगा ताकि आपको इसमें बिल्कुल भी डाउट ना हो। आप देख लो यहां पर आपका टाइम यहां से 3 से लेके 3.0001 सेकेंड है, 3 से लेके 3.0001, और यहां से आपका 4 से लेके 4.0004 मीटर, मैं एज्यूम कर रहा हूं ये वैल्यू। अब यहां पर ये जो आपका 0.0001, ये जो आपका चेंज इन टाइम है, ये अप्रोक्सीमेटली 0 है ना। जितना आप इसको छोटा कर दोगे, जितना आप छोटा इसको कर दोगे, उतना ही आपका ये इनमें चेंज छोटा हो जाएगा। जितना आप इस चेंज को छोटा करोगे, जितना आप टाइम के चेंज को छोटा करोगे, उतना ही आपका यहां पर एक्स का चेंज छोटा हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपका एक्स आपके टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो जितना आप टाइम के चेंज को छोटा कर दोगे, उतना ही आपका एक्स का चेंज छोटा हो जाएगा। जितना ही आपके एक्स में चेंज छोटा हो जाएगा, उतना आप बोल पाओगे ना कि आपका जो ये बॉल है ये आगे चला ही नहीं। उतना ही आप बोल पाओगे ना कि आप बॉल को एट एन इंस्टेंट एनालाइज कर रहे हो। यही तो कॉन्सेप्ट है लिमिट्स का, यही तो कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का। तो आप यहां पर इस टाइम को अप्रोच करा दो 0 के। आप इस टाइम का जो चेंज यहां पर है, आप इसको 0 की तरफ टेंड कर लो। 0 नहीं करोगे, 0 की तरफ टेंड करोगे, क्योंकि अगर आपने टाइम के चेंज को 0 कर दिया ना, ये तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा।
ये तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो आपको टाइम के चेंज को जीरो नहीं करना है, आपके टाइम को चेंज को जीरो को अप्रोच कराना है, क्योंकि जब आप यहां पर टाइम के चेंज को अप्रोच कराओगे टुवर्ड जीरो, आप देखोगे कि जो आपके पास एक्स में चेंज है वो खुद ब खुद लिमिट हो जाएगी। और आप बोल सकते हो कि एज इफ ये बॉडी बिल्कुल भी आगे नहीं चली। अगर ये बॉडी बिल्कुल भी आगे नहीं चली क्योंकि आपने टाइम को टेंड कर दिया टुवर्ड जीरो, आप बोल सकते हो कि आप अपनी बॉडी को एक इंस्टेंट पे एनालाइज कर रहे हो, जिस भी पैरामीटर की आप बात कर रहे हो वो एक इंस्टेंट पे आप बात कर रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट आपके डिफरेंशिएशन और लिमिट्स का है। तो आप देखते जाओ, इसीलिए मैंने यहां पर टाइम को टेंड कर दिया जीरो। जब मैंने टाइम को जीरो टेंड कर दिया तो यहां से भी लिमिट लग जाएगा ना। जब आप एवरेज वैल्यू पर लिमिट लगाते हो, हमेशा याद रखो, जब आप एवरेज वैल्यू पर लिमिट लगाते हो यह आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है। जब भी आप एवरेज वैल्यू पर लिमिट लगाते हो यह आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है, क्योंकि आप तो एक इंस्टेंट की बात अब कर रहे हो। ये चीज क्लियर रखो। तो ये आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है और इस चीज को आप डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव कहते हो। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या है? ये तो बड़ी बड़ी चेंजेस है, ये तो बड़ी बड़ी चेंजेस का रेशियो है। यहां पे आप देख सकते हो ये आपकी बड़ी बड़ी चेंजेस का रेशियो है। तो जब आपने लिमिट लगाया ना, आपकी चेंजेस छोटी हो जाएंगी, आपकी चेंजेस डिफरेंशियल हो जाएंगी। तो जब आपके पास बड़ी बड़ी चेंजेस है, लिमिट लगाने के बाद आपका डेल्टा टी बहुत छोटा होने वाला है, उसको आप डिफरेंशियल चेंज इन टाइम बोलोगे। और डिफरेंशियल चेंज इन टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग आप देखोगे कि आपका जो डिस्टेंस है उसमें भी डिफरेंशियल चेंज आ जाएगा। उस डिफरेंशियल चेंज को आप यहां पे रिप्रेजेंट कैसे करते हो? देख लो, ये आपका डेल्टा एक्स था ना, इस डेल्टा एक्स को आपने लिमिट, आपने सिंपली डेल्टा टी पे लिमिट अप्लाई किया, ऑटोमेटिकली डेल्टा एक्स भी आपका लिमिट हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज बहुत छोटे हो जाएंगे, अभी तो बड़े बड़े चेंजेस है, अब ये डिफरेंशियल चेंजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये लिमिट लगाने के बाद, ये लिमिट लगाने के बाद डेल्टा एक्स जो है आपका वो डिफरेंशियल चेंज, दिस डी रिप्रेजेंट्स योर डिफरेंशियल चेंज इन एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे डिफरेंशियल चेंज इन टाइम है ना, ये तो बड़ा चेंज इन टाइम था, डेल्टा टी है आपके पास, मगर ये डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंशियल चेंज इन टाइम, तो वो आपका dt होगा। तो आप देख सकते हो ये आपका एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशिएशन है। इस चीज को आप बोलते हो, इस चीज को, इस यहां पर जो यहां पर आप देख रहे हो, इसको आप ऐसे बोलते हो, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएशन यहां पर आप सुन रहे हो, तो ये आपका डिफरेंशिएशन है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है आपके डिफरेंशिएशन का। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, यहां पर आप समझो, क्या x टाइम पे डिपेंड कर रहा है? हाँ या ना? अपनी जगह सोचो, क्या आपका x टाइम पे डिपेंड कर रहा है? कर रहा है ना डिपेंड। मैं बोल सकता हूं ना कि x इज फंक्शन ऑफ टाइम, x ऑफ t, बोल सकता हूं ना, क्योंकि x आपका टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं ना कि x इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो x इज फंक्शन ऑफ टाइम मींस x आप लिखोगे और ब्रैकेट में t लिखोगे। यहां पर आपको यह समझ में आएगा कि जो आपका x वेरिएबल है ना, जो आपका डिस्टेंस वेरिएबल है ना, वो आपके टाइम पे डिपेंड कर रहा है, वो आपके टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो आपका x फंक्शन ऑफ टाइम है। अब जरा एक बार और सुन लो, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अ वेरिएबल ऑन विच द फंक्शन डिपेंड्स। अच्छा, आपका ये x यहां पर है ना, x फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, मोनोमियल फंक्शन। तो x आपका मोनोमियल फंक्शन है, तो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो किसको? मोनोमियल फंक्शन को। तो अगेन एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अ वेरिएबल ऑन विच द फंक्शन डिपेंड्स इज योर डिफरेंशिएशन। तो होपफुली आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा डिफरेंशिएशन का। नेक्स्ट एग्जैक्टली लेक्चर से मैं स्टार्ट करने वाला हूं एब इनिशियो मेथड। होपफुली इसमें कहीं पे भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट रहा होगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, डेफिनेटली मैं रीच करूंगा वहां और मैं आपको बता दूंगा कि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो उसमें आप कोई इशू नहीं है, बस आप कमेंट करो अगर कहीं पे डाउट है, कहीं पे रिपीट फॉर एग्जाम्पल अगर करवाना है आपको, तो आप इस वीडियो को पहले एक बार और देखो, फिर भी नहीं समझ में आता, आप सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर फिर मैं उसको मैं देख लूंगा। बट फिलहाल के लिए ये आपका डिफरेंशिएशन का यहां पे कॉन्सेप्ट है। ये आपको अगेन ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा आप रिपीट कर लेना, एक दो बार वीडियो को देखना इस पार्ट के लिए,
ताकि थोड़ा सा आपके दिमाग में भी रहे और आपको याद रहे चीजें। क्योंकि एक बार जब आपको ये आइडिया मिल जाएगा ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेरिएबल विद डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल ऑन विच द फंक्शन डिपेंड्स, ऐसा जब आपको याद रहेगा आपका स्टाइल ही चेंज हो जाएगा, आप चीजों को डिफरेंट तरीके से समझोगे। आप फिर देखा करोगे कि जब भी आप एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो, क्या आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल जिस पे फंक्शन डिपेंड कर रहा है। अगर फंक्शन उस वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो वहां पर फिर होगा क्या, ये सारी चीजें फिर आप खुद से सोचने बैठोगे, प्रोवाइडेड कि आपका पहले ये बेसिक लेवल का जो यहां पे इंट्रोडक्शन है आपको समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट टाइम टेक केयर।